हाँ जी बच्चे, इसमें ये नेक्स्ट रेशो है एक्टिविटी रेशियोज़ के अंदर। नेक्स्ट रेशो आती है डेटर्स टर्नओवर रेशो। डेटर्स टर्नओवर रेशो जो है कैलकुलेट करती है कि हमारे जो डेटर्स हैं, जो हमारी क्रेडिट सेल है, उससे हम कितनी फास्ट जो है मनी रिकवर करते हैं, अपना कैश रिकवर करते हैं। ऐसा तो नहीं कि हमारे डेटर्स बहुत लंबे समय तक जो है डेटर्स के रूप में ही रहते हैं और उनसे मनी कैश रिकवरी ना होती हो। ये रेशो भी टाइम्स में ही कैलकुलेट की जाती है और ये जो है मैनेजमेंट की रिकवरी की एफिशिएंसी को बताती है कि कितने एफिशिएंटली मनी जो है मनी मैनेजमेंट होता है। इसका फॉर्मूला जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, ये जो है कैलकुलेट की जाती है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जैसा कि मैंने बताया था मींस सेल चाहिए जो है, क्योंकि डेटर्स किसी भी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के भी हो सकते हैं, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के हो सकते हैं, बिजनेस के हो सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर सेल्स वर्ड नहीं यूज़ करते, हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यूज़ करते हैं कि हमारा जो भी ऑपरेशन यानी जो भी हमारी बिजनेस एक्टिविटी है वहाँ से कलेक्ट होने वाली टोटल रेवेन्यू और जो हमारी क्रेडिट रेवेन्यू है, नेट क्रेडिट रेवेन्यू मीन्स रेवेन्यू क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस अगर कोई रिटर्न हुआ है तो उसको भी रिटर्न माइनस करके हमें नेट अमाउंट निकालना होता है। और इसके बाद हमें इसमें से एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स निकाल कर उसको डिवाइड करना होता है और जो भी आंसर हमारा आता है उसको हम टाइम्स में मेज़र करते हैं। हाँ जी, तो इसके लिए देखो, ट्रेड रिसीवेबल मीन्स डेटर्स पल्स प्लस बिल्स रिसीवेबल और प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट इज़ नॉट डिडक्टेड। जैसे आपको बैलेंस शीट में गिवन होता है ना, डेटर्स लेस प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अगर दे रखा हो तो आपको लेस नहीं करना, बल्कि जो मेन अमाउंट आपका दे रखा हो डेटर्स का, आपने पूरा अमाउंट वो लेना है और साथ में बिल रिसीवेबल्स को प्लस करके और प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स को माइनस नहीं करना। और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स आपने निकालने हैं, ओपनिंग डेटर्स प्लस ओपनिंग बिल रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग बिल रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। और क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन होगी, आपने उसको यूज़ करना है और डेटर टर्नओवर रेशो इस तरह से निकालनी है। इसमें आपके जो क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकते हैं कि आपको डेटर टर्नओवर रेशो दे रखी है तो आपसे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स का अमाउंट पूछा जा सकता है, या आपको नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखी है और डेटर टर्नओवर रेशो दे रखी है, आपको एवरेज ट्रेड रिसीवेबल पूछा जा सकता है, या आपसे पूछा जा सकता है आपको किसी फर्म की 3-4 फर्म्स की अलग अलग डेटर टर्नओवर रेशो गिवन हो और आपसे पूछा जा सकता है विच वन इज़ द बेस्ट आउट ऑफ 4, मतलब मोस्ट एफिशिएंट आउट ऑफ 4। तो बेटा हमेशा ध्यान रखना है इसमें हायर द रेशो मोर एफिशिएंट द फर्म इज़, कि जिसका हायर टाइम होगा उसकी जो एफिशिएंसी ज़्यादा मानी जाएगी। जैसे मान लो आंसर 4 फर्म्स हैं, किसी का क्या आंसर 3 आया, किसी का 4 आया, किसी का 6 आया, किसी का 8 आया, तो 8 टाइम्स वाली जो है बेस्ट मोस्ट एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन मानी जाएगी। तो इस टाइप के एमसीक्यूज़ के आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना और डायरेक्टली कैलकुलेट करने की भी इसकी मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी। इसके बाद नेक्स्ट रेशो है एक्टिविटी रेशोज़ में ही क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशोज़। क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो भी डेटर्स टर्नओवर रेशो की तरह से है, लेकिन इसमें जो है आंसर लोअर होना बेटर माना जाएगा। लोअर होना क्यों? क्योंकि ये जो रेशो है ये कैलकुलेट करती है कि आपने अपने क्रेडिटर्स को कितनी जल्दी जल्दी पेमेंट की। अगर आपने क्रेडिटर्स को बहुत जल्दी जल्दी पेमेंट की है, इट मीन्स कि यू आर नॉट बीइंग एबल टू टेक गुड्स ऑन क्रेडिट, आपको ज़्यादा फाइनेंस की ज़रूरत, अरेंजमेंट करने की ज़रूरत पड़ रही है। इसका मतलब क्या है कि यू आर पेइंग हायर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू द फॉर गेटिंग दैट फाइनेंस। ठीक है, तो आपको जो है आपकी वो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है, जैसे आपको पता होगा, आपने बिजनेस स्टडीज़ में भी किया होगा कि वर्किंग कैपिटल जो रिक्वायरमेंट है, मोस्ट ऑफ दी वर्किंग कैपिटल या करंट एसेट्स की रिक्वायरमेंट करंट लायबिलिटीज़ से मीट आउट कर ली जाती है। लेकिन अगर आपको क्रेडिटर्स को जल्दी जल्दी पे करना पड़ रहा है, इट मीन्स कि आपको वर्किंग कैपिटल जो है करंट लायबिलिटी से आपकी अरेंज नहीं हो पा रही है। इट मीन्स कि यू आर अरेंजिंग इट फ्रॉम द फिक्स नॉन करंट लायबिलिटीज़। तो ये रेशो अगर लो है, इसका अमाउंट लो है, तो ये रेशो बेटर मानी जाती है।
और अगर इसका अमाउंट हाई है इट मीन्स कि फर्म की थोड़ा इससे प्रॉफिटेबिलिटी पर असर पड़ रहा है। तो देखो इसमें इसके लिए ट्रेड पेबल मीन्स क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल, और उसके लिए भी आपने वही करना है, ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस ओपनिंग बिल्स पेबल प्लस क्लोजिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग बिल्स पेबल, सॉरी डेटर्स नहीं यहाँ क्रेडिटर्स होगा, और डिवाइडेड बाय 2 करके आप एवरेज ट्रेड पेबल्स निकाल सकते हो। और उसका भी जो आपका क्वेश्चंस हैं MCQ के वही बन सकते हैं। डिफरेंट फर्म्स को आपको कंपैरिजन करना, या आपको एक फिगर गिवन है तो आपको इसकी दूसरी फिगर निकालनी पड़ सकती है। तो इसकी भी मैं आपको प्रैक्टिस, एक बार आप ये रेशोज़ के सारे फार्मूलाज कर लो, इसके बाद मैं इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगी आपको। नेक्स्ट जो रेशो है वो है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, जो ये बताती है कि आपकी वर्किंग कैपिटल कितनी बार, ओवरऑल वर्किंग कैपिटल, जैसे आपने स्टॉक डेटर्स क्रेडिटर्स को अलग अलग किया टर्नओवर, यहाँ वर्किंग कैपिटल का आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। वर्किंग कैपिटल मीन्स करंट इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़, और डेटर्स और स्टॉक जो है करंट एसेट्स का मेजर पार्ट है, और करंट लायबिलिटीज़ का मेजर पार्ट क्रेडिटर्स और बिल पेबल है। तो इनका आपने देखना है कि हमें यहाँ पर ओवरऑल देखते हैं कि टोटल जो वर्किंग कैपिटल है वो कितनी बार हमारे बिजनेस में टर्नओवर हो रही है, इंक्लूडिंग स्टॉक, इंक्लूडिंग डेटर्स, एवरीथिंग, वो बिजनेस में कितनी बार कन्वर्ट हो रही है। फास्ट द मूवमेंट, बेटर द यूटिलाइजेशन ऑफ द बिजनेस एसेट्स, ठीक है। तो इसके लिए हम ये रेशो भी हायर ही अच्छी मानी जाती है, जिसकी हाईएस्ट होगी वो फर्म मोस्ट एफिशिएंट मानी जाती है। तो वर्किंग कैपिटल जैसे आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़, और रेवेन्यू फ्रॉम जो ऑपरेशंस आपको गिवन होगी, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज़ हैव सेम मीनिंग एज इन करंट रेशो। जो आपने करंट रेशो में करंट एसेट्स का मीनिंग लिया था, यानी कि उसमें आपने सारी करंट एसेट्स लेनी थी एक्सक्लूडिंग स्पेयर पार्ट्स एंड लूज टूल्स, आपने वो छोड़कर बाकी की पूरी करंट एसेट्स लेनी है। और ऐसे ही करंट लायबिलिटीज़ का भी वही मीनिंग होगा जो आपने उसमें किया है। तो इस तरह से आपने यहाँ पर वर्किंग कैपिटल निकालनी है। तो इसके बेस पर आपने, इसके भी आपके क्वेश्चंस फार्मूले के भी आ सकते हैं, फार्मूला भी लिखना आ सकता है, क्या इंक्लूड होगा ये भी आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, आपको कैलकुलेशन भी आ सकती हैं, और हायर और लो भी आ सकता है। तो बेटा आपको इस चैप्टर के जितने भी फार्मूलाज हैं आपको वो भी लर्न करने हैं, समझने हैं। जैसे आपको मिसिंग फिगर दे दी गई या फार्मूला, करेक्ट फार्मूला बताइए, आपको एक ही चीज़ के 4 फार्मूले दे दिए, जैसे वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो में 4 चीज़ों के चार अलग अलग तरह के फार्मूले दे दिए, और आपसे करेक्ट फार्मूला पूछा गया, तो किसी भी तरह से क्वेश्चन ये आ सकता है, आपको उसके अकॉर्डिंगली इसको तैयार करना है। नेक्स्ट टाइप ऑफ रेशोज़ आर प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़। एक हमने टाइप किया सॉल्वेंसी रेशोज़ का, जिसकी आपने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशोज़ की पूरा ग्रुप था, जिसमें आपने 2 रेशोज़ शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी की और 4 रेशोज़ जो हैं लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए की। इसके बाद आपने एक्टिविटी रेशोज़ की, जिसमें आपने 4 रेशोज़ की, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो एंड देन वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। अब आपके सिलेबस में प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ के भी 5 कैटेगरीज़ हैं, फार्मूलाज हैं, जिसमें सबसे पहला फार्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। आपने इसमें कैलकुलेट करना है। इसमें हम बेटा जितने भी टाइप के प्रॉफिट्स हम कैलकुलेट करते हैं बिजनेस में, उन सब का सेल के साथ या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के साथ रिलेशन निकालते हैं, और ये रेशियो हमेशा परसेंटेज फॉर्म में इंडिकेट की जाती है। तो ये रेशियोज जो हैं परसेंटेज फॉर्म में कैलकुलेट की जाती हैं, और ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के साथ रिलेशनशिप बताती हैं ग्रॉस प्रॉफिट का, कि जैसे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हमारी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का कितना परसेंट है, जितनी हाई इसकी परसेंटेज होती है उतना ये अदर कॉस्ट को रिकवर करने के लिए कैपेबल होता है। दूसरी रेशो इसके अंदर कैलकुलेट की जाती है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, जैसे कि आपको दिख रही है स्क्रीन पर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो हम कैलकुलेट करते हैं। तीसरी रेशो है नेट प्रॉफिट रेशो। नेट प्रॉफिट रेशो में हम नेट प्रॉफिट का कैलकुलेशन करते हैं,
ये तीनों प्रॉफिट्स क्या होते हैं, वैसे आपने 11th में ये किए होंगे, लेकिन मैं आपको ये दोबारा से रिवाइज करवाऊंगी। खास तौर पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है और व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन नेट प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट। नेक्स्ट इसमें रेशो होती है ऑपरेटिंग रेशो। तो बेटा ये जो दो रेशियो हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और ऑपरेटिंग रेशियो, एक दूसरे की रेसिप्रोकल होती हैं। रेसिप्रोकल होने का मतलब क्या है कि अगर ये रेशो 75% है तो ये ऑटोमेटिकली 25% होगी। अगर ये रेशो आपकी 60% है तो ये रेशो 40% होगी। मतलब कि इन दोनों का टोटल अगर आप परसेंटेज फॉर्म में बोलेंगे तो 100 होगा। अगर आपको एक रेशो गिवन है तो आप दूसरी रेशो आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। और अगर ये पॉइंट में गिवन है तो इन दोनों का आंसर 1 होगा। जैसे 0.78 है, ये सपोज आपको ऑपरेटिंग रेशो दे दी 0.78, तो इसका मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो अगर आपसे कैलकुलेट करवाएं तो ये आपकी 0.22 अपने आप ऑटोमेटिकली इसका आंसर आएगा। 1 माइनस 0.78 इज इक्वल टू 0.22। ऐसे ही नेक्स्ट जो है रेशो इसमें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, जिसमें आपने टोटल जितनी कैपिटल एम्प्लॉय की है बिजनेस में, जितना कैपिटल आपने बिजनेस में इन्वेस्ट की हुई है, उसके ऊपर आपको कितना रिटर्न मिलता है, उसके बारे में हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। अब हम 1 बाय 1 एक एक रेशो का फॉर्मूला समझेंगे और उसके इंग्रेडिएंट्स समझेंगे कि उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशो की। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो में ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस लिया जाता है और इनटू 100 किया जाता है, क्योंकि ये परसेंटेज फॉर्म में की जाती है। ये जितनी भी रेशोज़ हैं एक्सक्लूडिंग रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जितनी भी प्रॉफिट वाली रेशोज़ हैं उनमें सब में अपॉन में नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ही आता है। और ऊपर आपको जो भी जिस भी प्रॉफिट का आप निकाल रहे हो आपने उसी को आपने न्यूमरेटर में रखना है और डिनोमिनेटर में आपने नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस लेना है। हायर द रेशो लोअर द रिस्क ऑफ नॉट कवरिंग द कॉस्ट। ये रेशो जितनी हाई होती है, देखो बेटा ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब होता है कि आपने बिजनेस में जितना भी गुड्स परचेज़ किया, रॉ मटेरियल परचेज़ किया और उसको परचेज़ करने के लिए आपने जो खर्चा किया, उन सारे खर्चों को जब हम सेल में से माइनस करते हैं तो वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट होता है। ये आपने 11th में भी किया होगा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपने जो अपर पार्ट बनाया था उसमें आपने ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट किया था। और ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए देखिए हम दो तरीके आपको हो सकते हैं, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब कि जो आपने जो भी बिजनेस आप कर रहे हो उससे आपको जो रेवेन्यू अर्न हुई, ठीक है बेटा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या है कि आपने जो बिजनेस किया उससे आपको कितना कलेक्शन हुआ। और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब है कि आपने जितनी भी ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो भी आपने पैसा कलेक्ट किया उसको कलेक्ट करने के लिए आप एक खर्चा कितना करना पड़ा। यानी कि जैसे अगर आपने मान लो 100 रुपये का सामान आप खरीद कर लाए, उसके ऊपर आपको 20 रुपये लाने का किराया लगाना पड़ा, तो वो आपकी हो गई कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 120 रुपये। और वो सामान अगर आपने 200 रुपये में बेच दिया, 200 रुपीज़ में बेच दिया, तो 200 रुपीज़ हो गया आपकी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और उसमें से आपको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को माइनस करना है, तो आपका आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ये आपका है इनडायरेक्ट मेथड, अगर आपको इनडायरेक्टली दिया हो। और आपको इसी तरह से आपको हो सकता है कि आपको कुछ अमाउंट्स दे दिए जाएं और आपको डायरेक्ट मेथड यूज़ करना हो, तो उसके लिए देखो डायरेक्ट मेथड में आपको गिवन होगी ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक किसी भी चीज़ का आपने ओपनिंग स्टॉक लेना है प्लस उसके अंदर नेट परचेजेस। बेटा ओपनिंग स्टॉक का मतलब पिछले साल का बचा हुआ सामान जो कि आपने इस साल बेचा होगा, तो उसको उसकी वैल्यू लेनी है, प्लस आपको उसके अंदर जितना भी आपने नया इस साल सामान खरीदा, चाहे कैश खरीदा या क्रेडिट पर खरीदा, वो आपने पूरा लेना है नेट परचेजेस। उसमें से अगर आपने कुछ रिटर्न कर दिया है, सामान खरीदा था वापस कर दिया, तो आपने वो माइनस करके टोटल नेट परचेजेस लेनी है। और अगर आपको कुछ क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखे हों, जैसे कि कैरीज इनवर्ड कि सामान को लाते समय आपको किराया देना पड़ा, कोई लाते समय आपको कोई टैक्सेस पे करने पड़े, क्रॉस बॉर्डर टैक्सेस वगैरह, तो वो आपने इसके अंदर ऐड करने हैं। तो यानी कि आपने उस सामान को, जो सामान आपने इस साल बेचा है,
उसको आपने अरेंज किया पहले, तो उसके अंदर आपको ओपनिंग स्टॉक, पिछले साल का बचा हुआ सामान यूज़ किया, नया सामान खरीदा, उसके ऊपर आपने खर्चा पे किया। उन सब चीज़ों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है कि हमने टोटल कितने का सामान खरीदा। लेकिन उसमें से कुछ सारा सामान बिका नहीं बेटा, कुछ सामान हमारा बच गया। तो आपने उसमें से जो सामान हमारे पास टोटल पूरे साल में अवेलेबल था, उसमें से जो सामान बच गया, इसका मतलब क्या है कि बाकी का सारा सामान बिक गया, सेल हो गया। तो उसी को हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि जो हमने बिजनेस किया उससे जो हमें रेवेन्यू जनरेट हुई उसकी कॉस्ट ये थी। और आपने क्लोजिंग इन्वेंट्री में आपने स्टोर्स एंड स्पेयर्स एंड लूज टूल्स को माइनस करना है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक दोनों में से। तो इस तरीके से आपका ये इनडायरेक्ट मेथड है, जो आप इनडायरेक्ट मेथड से ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हो, और ये आपका डायरेक्ट मेथड है, इससे भी आप अपना ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करके अपॉन में नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जब करोगे तो और इनटू 100 करोगे तो जो परसेंटेज फॉर्म में आपका आंसर आएगा वो आपकी ग्रॉस प्रॉफिट रेशो कहलाएगी। और जितनी हायर ये रेशो होगी उतना ही हमारी अदर जो हमारे बिजनेस की मैनेजमेंट की जो कॉस्ट है, फाइनेंस कॉस्ट है, या जो एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड जो कॉस्ट है उनको हम कवर कर पाएंगे, क्योंकि इसमें ये हमारा सिर्फ उस सामान से रिलेटेड खर्चा है। लेकिन बिज़नेस को मैनेज करने के का खर्चा जब बिज़नेस को मैनेज करने के एक्सपेंसेस माइनस करते हैं तो वो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड देन नेट प्रॉफिट निकलता है। तो जितनी हाई हमारी ग्रॉस प्रॉफिट रेशो होगी उतने ही हमारे चांसेस होंगे कि हम अदर कॉस्ट को भी रिकवर कर पाएंगे। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट रेशो है वो है हमारी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ में ही सेकंड हमारी रेशो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, और इसका फॉर्मूला भी जैसा कि मैंने आपको बताया था स्टार्ट होगा वही, आपने नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लेना ही है जो कि आपको गिवन होगा, और साथ में आपने निकालना है अब इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और इसको भी इनटू 100 करना है। तो हायर द रेशो लोअर द रिस्क ऑफ नॉट कवरिंग द फाइनेंस कॉस्ट। तो बेटा देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, जब हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते हैं तो उसमें से हमने वो सब एक्सपेंसेस माइनस करने होते हैं जो हमने अपने इस मेन बिजनेस को चलाने के लिए किए हैं। हम फाइनेंस कॉस्ट और टैक्स को माइनस किए बिना जो प्रॉफिट निकालते हैं उसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो खर्चा किया गया, यानी जिस बिजनेस जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं, बिजनेस एक्टिविटी जो हम कर रहे हैं, उस एक्टिविटी को चलाने के लिए जो खर्चा किया जाता है उसको हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं। अब जैसे हम अपना एक मान लो हमने एक अपना बिजनेस स्टार्ट किया है जिसमें बिजनेस को शुरू करने के लिए हमने कुछ पैसा मार्केट से या बैंक से लोन लिया, सपोज़ लोन लिया, और इसके बाद हमने उस बिज़नेस लोन के ऊपर हमने इंटरेस्ट भी पे किया, तो उसका हमारे बिज़नेस के बेटर चलने से कोई जो है रिलेशन नहीं है। हम वो पैसा चाहे अपने पास से लगाएं या हम मतलब ऑनर्स अपनी कैपिटल लगाएं या वो उधार की कैपिटल लगाएं, उसका बिज़नेस वैसा ही चलेगा जैसा कि चलना है। यानी उसकी शॉप में जो सेल है, सेल पर इस बात का कोई असर नहीं होगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा कि वेदर द बिजनेस हैज़ बीन फाइनेंस्ड थ्रू द ऑनर्स कैपिटल और थ्रू द बोरोड कैपिटल। इसलिए हम जो इंटरेस्ट पेड ऑन फाइनेंस है उसको हम फाइनेंस कॉस्ट कहते हैं, और इट इज़ नॉट डिडक्टेड फ्रॉम द ग्रॉस प्रॉफिट टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हम ग्रॉस प्रॉफिट में से सारे एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस माइनस करते हैं जो हमने अपने एम्प्लॉयज़ को दिए, और जो हमारे बिजनेस के मैनेजमेंट से रिलेटेड अपनी जो हमें सेल बढ़ाने के लिए जो खर्चे किए उन सारे खर्चों को हम माइनस करते हैं, तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसमें आता है। तो देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू, अब यही डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो बेटा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस वही खर्चे हो गए जो बिजनेस को बेटर मैनेज करने के लिए नहीं किए गए, बल्कि अदर एक्सपेंसेस हैं जो हम जिसका बिजनेस की सेल्स पर या बिजनेस के प्रॉफिटेबिलिटी पर जिसका कोई रेवेन्यू और जनरेशन पर कोई असर ना पड़े। प्रॉफिट तो नेचुरल बात है कम होंगे, लेकिन रेवेन्यू जनरेशन पर जिस खर्चे से
कोई इफेक्ट ना पड़ता, उसको हम बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो हम नेट प्रॉफिट में अगर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को ऐड कर दें और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस कर दें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा। ये तो है हमारा इनडायरेक्ट मेथड। और डायरेक्ट मेथड देखो, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज इक्वल टू, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग। अगर आपने कोई लॉन्ग टर्म बोरोइंग कर रखी है, उसके ऊपर आपने इंटरेस्ट पे किया है, तो वो हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होगा। प्लस लॉस ऑन सेल, अगर आपने कोई फर्नीचर या कोई फिक्स एसेट सेल की है और उसके ऊपर लॉस हुआ है, तो वो भी हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माना जाएगा। ऐसे हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम होगी। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, कि हमने कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, उससे हमें कोई इंटरेस्ट मिला या कोई हमने डिविडेंड मिला, तो वो भी हम नॉन ऑपरेटिंग इनकम मानते हैं। और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स पर अगर आपको कोई प्रॉफिट हुआ तो वो भी आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। तो इनडायरेक्ट मेथड अगर हम करते हैं तो नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। और अगर डायरेक्ट मेथड करना हो तो हम सारे खर्चों को ग्रॉस प्रॉफिट में से या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से ऑल एक्सपेंसेस हम माइनस कर देते हैं, एक्सेप्ट नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम को हम उसमें ऐड नहीं करते। तो इस तरह से जो हमारा प्रॉफिट आता है उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100 इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ये भी हमेशा परसेंटेज में कैलकुलेट की जाती है।